नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS ऑप्शनल चैनल। इस चैनल के ऊपर विभिन्न प्रकार के ऑप्शनल की वीडियो आपको मिल जाती है, जो आपको ऑप्शनल को लेने में सहयोग तो करती है, साथ ही आपको सूचना देती है कि कौन सा शिक्षक ऑप्शनल किस ऑप्शनल को पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही आप स्टडी IQ के ऐप पे या वेबसाइट पे जाके आप अपने ऑप्शनल की तैयारी को मूर्त रूप दे सकते हैं। आज मैं बात करूंगा थॉमस हॉब्स। हम लोग पश्चिमी राजनीतिक दार्शनिकों की बात कर रहे हैं, विचारकों की बात कर रहे हैं, जिसमें लगातार हमने बात की सुकरात को, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। आज हमारे पास जो विचारक हैं वो है थॉमस हॉब्स। हॉब्स को जैसे ही हम लोग सुनते हैं नाम, वैसे ही एक अलग तरीके के कोटेशन, एक अलग तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मैकियावेली को हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने यथार्थवादी विचारक के रूप में देखा। मैकियावेली से भी 2 कदम आगे जाके यथार्थवादी बात करने वाले रूप में हम थॉमस हॉब्स को जानते हैं। हॉब्स अगर देखा जाए तो ये 15वीं और 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच के व्यक्ति हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इनका समय रहा। ये वही समय है जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और लगातार इंग्लैंड में राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच की जो स्थिति थी वो बनी थी और लगातार हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए लड़ रहा था। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कोई भी विचारक ऐसा नहीं है जिसका विचार अपने परिस्थितियों से मेल न खाते हो। सारे विचारकों ने अपने समय के समस्याओं के समाधान को ही ढूंढा, इसी कारण वो विचारक है। ये बात थॉमस हॉब्स के साथ भी लागू होती है। हॉब्स का जन्म एक पादरी परिवार में हुआ था, इसलिए धर्म के मामले में कि क्या वास्तविकता है और क्या तार्किकता है, ये बड़े नज़दीक से हॉब्स को पता था। इसलिए कई बार हॉब्स के ऊपर धर्म विरोधी आरोप भी लगाए गए, लेकिन हॉब्स मजबूती से टिके रहे। हॉब्स के बारे में दो चार कहावतें, दो चार जो प्रसिद्ध उदाहरण है, अगर उसको हम देखें तो हॉब्स कहता है मनुष्य जन्मजात नीच और स्वार्थी होता है। हॉब्स कहता है कि मनुष्य जो भी करता है वो स्वार्थबस करता है और जो नहीं करता है वो डरबस नहीं करता है। इसका मतलब व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार के संचालन का आधार या तो स्वार्थ है या तो भय है। इन्हीं दो सत्ताओं से जो मनुष्य है वो संचालित होता है। कई बार हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना स्पष्टवादी कैसे हो सकता है और मनुष्य के बारे में इतना यथार्थवादी कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने हॉब्स की बड़ी आलोचना भी की। बावजूद इसके अगर हॉब्स के विचारों को आप ठीक से समझेंगे तो हॉब्स का पूरा विचार विज्ञान पर आधारित है। हॉब्स कुछ भी ऐसे ही नहीं कहता। हॉब्स अपने इस राजनीतिक चिंतन में हॉब्स ये तय करता है कि जो मनोविज्ञान है, अगर मनोवैज्ञानिक रूप से राजनीति विज्ञान को समझा जाए तो हम पूरी तरीके से मानव व्यवहार को वैसे प्रबंधित कर सकते हैं जैसे गणित के नियम। जैसे केंद्र पे बना त्रिभुज शेष परिध पर बने कोण का दूना होता है, जैसे केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने कोण का दूना होता है, या त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो अपने सामने के आंतरिक दोनों कोण के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से मानव जीवन को, मानव व्यवहारों को प्रबंधित किया जा सकता है गणित के नियम के जैसा। सवाल यूपीएससी ने पूछा कि हॉब्स का सिद्धांत पाइथागोरस का प्रमेय है। मतलब पूर्णतः शुद्ध विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान को स्थापित करने का प्रयास करता है। भौतिक विज्ञान की तरह वो हॉब्स है। मतलब हॉब्स बहुत ही वैज्ञानिक व्यक्ति है। अगर ये कुछ कह रहा है तो इसके पीछे तर्क है। ये कहता है मनुष्य इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु परमाणुओं से बना है, ये जगत अणु परमाणुओं से बना है और हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है। लिहाजा हमारे सारे व्यवहार इस बाह्य वातावरण जो इसी अणुओं परमाणुओं से बने हैं उनसे क्रिया करके चलता है। अर्थात हमारी प्रसन्नता और हमारा दुख ये आंतरिक नहीं है, ये सब बाह्य है। ज्ञान सारे बाह्य हैं। अनुभववादी व्यक्ति है और ये मानता है कि सारे विचार भी जो हमारे हैं, सारी अनुभूतियां भी जो हमारी हैं वो आंतरिक नहीं है, वो बाह्य हैं। बाहरी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके हमारी इच्छाओं को, हमारी अपेक्षाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। व्यक्ति के अगले व्यवहार
व्यक्ति के व्यवहार में अगला डिसीजन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये भी प्रबंधित किया जा सकता है बाह्य वातावरण में परिवर्तन करके। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को पूरी तरीके से संचालित किया जा सकता है, ऐसा बताने का प्रयास हॉब्स करता है। हॉब्स कहता है कि मनुष्य स्वभावतः बाई बर्थ जन्मजात उसके अंदर स्वार्थ का, भय का गुण पाया जाता है। इसीलिए उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये बाई बर्थ होता है। लेकिन एक चीज जो मनुष्य के पास अच्छी होती है, जो हॉब्स बताता है, वो कहता है मनुष्य के पास सबसे अच्छी जो चीज है वो है विवेक। इस विवेक के कारण मनुष्य इन सभी प्रकार के दुर्गुणों को नियंत्रित कर सकता है, प्रबंधित कर सकता है और एक बेहतर जीवन जी सकता है। इन्हीं चीजों को बताने के लिए हॉब्स अपने विचारों में प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, मानव स्वभाव की बात करता है और उसमें लोग कैसे रह रहे थे उसकी बात करता है। विचारों की बात बात में करेंगे। इसके विचार ऐसे क्यों हैं, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि गृहयुद्ध। गृहयुद्ध के टाइम पे जब ये पैदा हुआ तो देखा हर किसी का किसी से युद्ध है, हर कोई हर किसी को गिराने पे लगा है। पति पत्नी में पॉलिटिक्स चल रही है, पिता पुत्र में पॉलिटिक्स चल रही है, पड़ोसी में भाई भाई में पॉलिटिक्स चल रही है और हर कोई हर किसी को गिरा के खुद आगे जाना चाहता है। तो इस वातावरण का इतना प्रभाव पड़ा कि हॉब्स ने लिखा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ मेरा जुड़वा भाई भय भी पैदा हुआ। मैं अकेला नहीं पैदा हुआ, मैं अपने जुड़वा भाई भय के साथ पैदा हुआ। जब ये बात हॉब्स कहता है तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियों का प्रभाव कितना प्रबल होता है। इसने देखा कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए जब इसने एक सामाजिक व्यवस्था को, पूरे विकास को समझाने का प्रयास किया, वर्तमान व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया, तो इसने कल्पना की प्राकृतिक अवस्था की। और प्राकृतिक अवस्था की कल्पना किस आधार पर करता है? मानव स्वभाव के आधार पर। इसने देखा लोग एक दूसरे के लड़ रहे हैं। ये कहता है कि स्वार्थ और भय दो ही कारण है, इसके अलावा व्यक्ति के व्यवहार के संचालन का तीसरा कोई कारण नहीं है। मानव स्वभाव देखता है कि मानव स्वभाव झगड़ालू है, कायर है, स्वार्थी है, अहंकारी है, ईर्ष्यालु है। इसलिए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था भी जब समाज नहीं रहा होगा, सभ्य समाज नहीं, राज्य नहीं रहा होगा, तब प्राकृतिक अवस्था में भी ये लोग एक दूसरे पे लड़ रहे थे। सबका एक साथ एक दूसरे का युद्ध था। हर व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए दूसरे के प्राण को लेने के लिए तैयार था। मत्स्य न्याय था, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी। पूरा प्राकृतिक अवस्था अराजकता में था। बावजूद इसके, चूंकि मनुष्य विवेकी था, उस इस अराजकता में भी वो जी रहा था, वो प्रबंधित कर रहा था। उस प्राकृतिक अवस्था में इन लोगों ने कुछ प्राकृतिक नियम बना रखे थे, प्राकृतिक कानून, जैसे जियो और जीने दो, अपना हित देखो, दूसरों को कम से कम नुकसान पहुंचाओ, नियम बनाओ, नियम को लागू करो और उसका पालन करो। इससे ये उस अवस्था में भी जी ले रहे थे। लेकिन जल्दी ही उस अवस्था से तंग आकर विवेक के कारण इन लोगों ने तय किया कि हम इस अराजक स्थिति को दूर करेंगे और लोगों ने मिलकर एक समझौता किया। उस समझौता के माध्यम से किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सबने मिलकर अपने शासन की शक्ति जो थी वो सौंप दी। उससे किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं लिया और सबने ये कसम खाई कि हम इस व्यक्ति के आदेशों का पालन करेंगे और हम सब लोग अपने शासन करने की शक्ति इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को देते हैं। इस तरीके से राज्य का निर्माण हुआ। ये जो राज्य आया, इस राज्य का निर्माण हुआ। पहली बार हमने राज्य में वैधता देखी। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि राज्य दैवीय नहीं है, बल्कि राज्य प्राकृतिक नहीं है, बल्कि राज्य कृत्रिम है। और राज्य को बनाने का जो श्रेय है वो व्यक्ति को देता है। अर्थात व्यक्तियों ने मिलकर राज्य बनाया और इसी को राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत मानते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जो हॉब्स ने उस टाइम कही, क्योंकि उस टाइम तो राज्य दैवी हुआ करता था और दैवी राज्य के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे तो शायद उसका अस्तित्व न रहे। लेकिन हॉब्स ने यह हिम्मत जुटाई। हॉब्स को इसका भुगतान भी करना पड़ा, लेकिन हॉब्स टिका रहा अपनी बातों पर, अपनी वैज्ञानिकता पे और अपनी मजबूती पे। लिहाजा हॉब्स के ये विचार ने युग परिवर्तित कर दिया और व्यक्तिवाद, व्यक्ति को पहली बार अगर कहीं पे महत्व मिला राज्य के अपेक्षा तो वो है हॉब्स का विचार। इसलिए हॉब्स के विचार में
व्यक्तिवाद के बीज देखने को मिलते हैं जो वास्तविक अर्थों में उदारवाद के रूप में, व्यक्तिवाद के रूप में लॉक में जाते हैं, लेकिन उसके बीज हॉब्स में मिलते हैं। हॉब्स ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम लेवियाथन रखा। हॉब्स ने मानव स्वभाव को बताया कि कितना बुरा है, और बुरे मानव स्वभाव को उससे भी बुरा व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, सटम साटम समाचरित। और यही किया कि हॉब्स ने अपनी पुस्तक में राज्य का नाम लेवियाथन दिया, अर्थात जो राज्य ऐसे दैत्यों को प्रबंधित करेगा वो महादैत्य होना चाहिए, अर्थात बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए अपने राजा को पूरी तरीके से शक्तिशाली बनाता है, और उसके पास केवल आदेश देने का काम है, वो किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसी तरीके का कोई कमिटमेंट जनता ने नहीं लिया, लिहाजा वो पूरी तरीके से निरंकुश है, सिवाय एक लिमिटेशंस के कि वो लोगों के प्राण नहीं ले सकता, लोगों के जान की रक्षा करेगा, बाकी वो जो करे सब मानेंगे। इस तरीके से लेवियाथन नामक राज्य की स्थापना करता है, जो कि एक तरीके का महादैत्य राज्य है, जो पूरी तरीके से शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम है, सबको प्रबंधित करने में सक्षम है, और ये जो शासक जो कहेगा वही कानून होंगे। इस तरीके की बात थॉमस हॉब्स के विचारों में देखने को मिलती है। तो मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद समझौता, उसके बाद राज्य संबंधी विचार, उसमें व्यक्ति का इंपॉर्टेंस, और स्वतंत्रता क्या है, कानून क्या है, ये सब हॉब्स के विचारों में आप विस्तार से देख सकते हैं। तो हॉब्स चूंकि पैदा हुआ जब तो गृहयुद्ध चल रहा था, इसलिए हॉब्स का मानव झगड़ालू है, राड़ी है, नीच है, पापी है, दुष्ट है। वहीं इसके बाद लॉक पैदा होगा, और लॉक के समय में रक्तहीन क्रांति होती है, तो लॉक का मानव बड़ा दयावान और बड़े अच्छे गुण वाला होगा। तो ऐसे हम समझते हैं अपने इस थिंकर्स को। इनके अगर हम इनकी स्थितियां समझ लें तो इनके विचारों को समझना आसान हो जाता है। तो हॉब्स के ये जो विचार हैं ये बड़े परिपक्व मजबूत हैं। जब इन्हें आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपको 3 दिन लगेगा ये इन विचारों को पढ़ने में। बड़े मजबूत विचार हैं, और आज ये लोग प्रासंगिक हैं, इसलिए इन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप हिंदी माध्यम PSIR ढूंढ के AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ बैच परचेज कर सकते हैं। दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये बैच आपका चलता है। किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 25 के लिए भी आप बैच ले सकते हैं, 26 के लिए भी बैच ले सकते हैं। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।